हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जो हमारे एचपीपीएससी के द्वारा आंसर की दी गई है उसके हिसाब से अपने प्रीलिम्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो चेक कर लिया होगा। और आई थिंक आपको ये क्लैरिफाई हो चुका होगा कि आपका इस बार का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज अबाउट द मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी लिस्ट बननी है, आपकी जो रैंकिंग बननी है, आपको जो रिक्रूट किया जाएगा वो इन्हीं मार्क्स के बेसिस के ऊपर किया जाना है, राइट। और मेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑप्शनल के अंदर हमारे दो पेपर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे ऑप्शनल को बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। आज की वीडियो में हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे कि एचएएस 2025 मेंस में पीएसआईआर का जो ऑप्शनल है इसको किस तरीके से टारगेट किया जाए, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक एस्पिरेंट को जरूर ही फॉलो करने चाहिए, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आप अच्छे तरीके से इस ऑप्शनल को टारगेट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। आप सबको जरूर पता होगा कि 200 मार्क्स का हमारा ऑप्शनल रहता है। 200 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 200 मार्क्स आपको रैंक में बहुत ऊपर भी ले जा सकते हैं और बहुत नीचे भी आप रह सकते हो। दैट इज वाई कि इसकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना बड़ा जरूरी है। और एक चीज मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रीलिम्स, खासतौर पे प्रीलिम्स से पहले 3-4 महीने उनका पूरा फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही होता है। उस टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो जीएस के मेंस को भी टारगेट नहीं कर रहे होते हैं। आफ्टर गिविंग द प्रीलिम्स उसके बाद पूरा फोकस हमारा हो जाता है मेंस के ऊपर। और ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो कि आप पिछले कई महीनों से स्किप कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, जो कि वैसे करना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आप कर रहे थे तो अभी ये राइट टाइम है कि आप ऑप्शनल के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। आज की इस क्लास में हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे कि हमारा स्कीम क्या है पीएसआईआर का, किस तरीके से हमारा पेपर होता है। सिलेबस तो आप लोगों को पता होगा ही, बट मेरा मानना है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस शायद कवर भी ना किया हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 2 या 3 रिविजन्स करके प्रॉपर टेस्ट वगैरह लिख के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे। दोनों के लिए ही ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले 5 सालों में, मतलब 2019 से अगर आप देखोगे, 2019 में पेपर हुआ है, 20 में हुआ है, फिर 21 में हुआ है, फिर 23 एंड 24 का पेपर। उसमें जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उसको हम एनालाइज करेंगे कि भाई कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से जब आप ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हो उसमें सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप यही होता है कि पीवाईक्यूज की आप एनालिसिस करो और उसके बेसिस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको डिसाइड कर पाओ, एनालाइज कर पाओ और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सको, राइट। हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, निम्बस एकेडमी चंडीगढ़ के द्वारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में पीएसआईआर ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। इस टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास टोटल 12 टेस्ट जो हैं पीएसआईआर ऑप्शनल मेंस के रहने वाले हैं, जिसमें कुछ 8 टेस्ट आपके सेक्शनल होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 में हमारे पास पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। पार्ट ए के 2 टेस्ट होंगे, पार्ट बी के 2 टेस्ट होंगे। ऐसे ही पेपर 2 में भी हमारे पास पार्ट ए एंड पार्ट बी है, उनके 2-2 टेस्ट होंगे। टोटल 8 हमारे पास सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 4 हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं, फुल फ्लेज्ड टेस्ट, पेपर 1, पेपर 2, 2-2 टेस्ट हमारे वो रहेंगे। इस तरीके से 18th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होके 8th ऑफ सितंबर तक हमारे जो पूरी टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। वैसे अभी तक आपको पता है कि जो मेंस का जो कैलेंडर है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अगर वो लॉन्च होता है, मान लो सितंबर के लास्ट में जाके एग्जाम होता है आपका मेंस का, या पिछली बार की तरह अक्टूबर में जाके एग्जाम होता है, अकॉर्डिंगली ये जो टेस्ट है इसको प्रीपोन या पोस्टपोन हम कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लेट भी ज्वाइन करता है तो उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन हमने आपको एक प्लानर दिया है, उस प्लानर के हिसाब से अगर आप टेस्ट देते हो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहता है, राइट। इन टेस्ट्स के प्रॉपर मॉडल आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। 1-on-1 इंटरेक्शन आप मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि पीएसआईआर का जो पूरे का पूरा ये सिस्टम है ये मेरे पास है। आप मेरे साथ उसकी डिस्कशन कर सकते हो जहां पे भी आप लैग कर रहे हो, राइट।
आपने इससे पहले PSIR की कोचिंग लेके तैयारी की है या खुद से तैयारी की है, सो जो भी आपका लैकिंग एरिया है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सुधारने में जो किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं अगले 2-2.5 महीनों में, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो आपका इवेल्युएशन है, अगर आप ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर रहे हो तो जो आपका इवेल्युएशन है वो लाइव भी अवेलेबल रहेगा कि हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट होके आपके पेपर को चेक किया जाए और साथ ही साथ कहां पे आप गलती कर रहे हो वो आपको बताया जाए, राइट। सो अगर आप इस बार टारगेट कर रहे हो HAS 2025 आप देने वाले हो विद PSIR ऑप्शनल, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके लिए आप नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वहां पे कॉल कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सबसे पहले हम बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप सबको पता है कि हमारे पेपर जो होते हैं PSIR के टोटल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के अंदर जो हमारा पहला सेक्शन है दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टैटिक पोर्शन मोस्टली रहता है। और दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज योर इंडियन गवर्नमेंट वाला सेक्शन, जो कि स्टैटिक कम रहता है और जो आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड डायनेमिक ये पोर्शन ज्यादा रहता है। सो ये वाला मोस्टली हमारे लिए जो स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है, राइट। सो ये इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद सेकंड पेपर के अंदर सेक्शन ए जो है दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड सेक्शन बी जो है उसमें हमारे पास कुछ आपकी कंट्रीज के बारे में बताया गया है जिनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में आपने पढ़ना है, लाइक US हो गया, UK हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। इनके जो सिस्टम्स है, गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ना है। वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में उस सेक्शन से कैसे सवाल आए हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो, PSIR की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो जब भी आप ऑप्शनल की तैयारी की बात करते हो तो स्ट्रेटजी में सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास रहता है वो रहता है एनालाइज द PYQs, क्योंकि उससे आपको ये समझ आएगा कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है ना, उस टॉपिक की कितनी डेप्थ तक जाके आपने पढ़ना है। अगर आप पिछले 5 साल का पेपर भी देख लेते हो, वैसे तो 2018 तक के जो पेपर्स हैं वो HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट स्टिल अगर आप 2019 तक भी देख लेते हो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर 2 जो हमारे पास स्टेप आता है, उन PYQs के बेसिस के ऊपर इंपॉर्टेंट थीम्स को एनालाइज करना कि वो कौन से एरियाज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली उन एरियाज को बहुत ही अच्छे से आपको टारगेट करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से उसकी आंसर राइटिंग और अच्छे से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि देखो जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, इसके अंदर मतलब 70% एरिया है जहां पे आपको डायनेमिक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टैटिक तैयारी से ही चल जाता है। सो स्टैटिक अगर एरिया है तो ऑटोमेटिकली आपके जो आंसर्स हैं आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर मेरे से बिहेवियरल थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा या मार्क्सिज्म के बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या आंसर वहां पे लिखने वाला हूं, इंट्रोडक्शन मेरी कैसे स्टार्ट होगी, बॉडी पार्ट में कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं और उसको एंड कैसे करना है, और कौन कौन से स्कॉलर्स के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, वो आप पहले से प्री प्लानिंग के साथ चल सकते हो। सो वो इंपॉर्टेंट थीम्स के लिए हम कर लेंगे। नंबर 3 आपके पास हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स। वैसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस टाइम पे आप इस सिलेबस को कवर कर रहे थे उसी टाइम पे साथ ही साथ आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, लेकिन स्टिल यू हैव 2.5 months। तो आप बड़े आराम से अभी भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि 100 पेजेस को आप 10 पेजेस के अंदर या 7 to 8 पेजेस के अंदर समराइज कर दो। ऐसे शॉर्ट नोट्स वो किस तरीके से बनाने हैं वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 हमारे पास है मल्टीपल रिवीजन। रिवीजन्स को किस तरीके से किया जाए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम पीरियड लिमिटेड है और मल्टीपल रिवीजन्स आपको ऑप्शनल की करनी पड़ेंगी। ऑप्शनल की मल्टीपल रिवीजन की अभी जरूरत क्यों है, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑप्शनल की रिवीजन को स्किप किया होगा। देन नंबर 5 अगर हम बात करें दैट इज द आंसर राइटिंग पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आता बहुत है लेकिन अगर आप उस चीज को शोकेस नहीं कर पा रहे हो अपनी आंसर कॉपी में तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो एक अच्छा आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 6 हमारे पास है इवेल्युएशन ऑफ द आंसर्स। देखो सेल्फ इवेल्युएशन वाला काम अभी खत्म हो चुका है। सेल्फ इवेल्युएशन जिस टाइम पे आप सिलेबस कवर कर रहे थे उस टाइम पे सेल्फ इवेल्युएशन से गाड़ी चल जाती है, बट अभी ऑटोमेटिकली आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ने वाली है जो आपकी गलतियां हाईलाइट कर सके और समय रहते उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सका है
आपको गाइड कर सके, एज सिंपल एज दैट। सो वहीं से हमारा 7th पॉइंट भी आ जाता है, दैट इज क्वालिटी एनहांसमेंट। आपके आंसर्स की क्वालिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके एक बेसिक आंसर को बहुत ही वेल क्वालिफाइड आंसर बना सकते हैं। और नंबर 8 हमारे पास आ जाते हैं टेस्ट्स, स्पेशली द मॉक टेस्ट्स, फुल लेंथ टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, राइट। सो ये कुछ स्टेप्स आई थिंक हर एक उस एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए जो PSIR के साथ इस बार HAS 2025 का एग्जाम जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, राइट। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई टॉपिक वाइज अगर हम देखें, आज की क्लास में हम खास तौर पे पेपर 1 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। पिछले 5 साल में पेपर 1 के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा, और ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ जहां मर्जी चले जाओ तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। सो दैट इज व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लास्ट तक बने रहना, राइट। सो इसमें देखो ध्यान से, नंबर 1 अगर हम बात करें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट जो हमारे सिलेबस में दिया गया है पार्ट ए ऑफ पेपर 1 में, दैट इज द स्टेट, द टॉपिक इज स्टेट। अब स्टेट के बारे में पढ़ना क्या है, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राइट। उसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो हिस्टोरिकल और यू कैन से एवोल्यूशनरी थ्योरी, देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी, दिस इज द सिलेबस। अब देखो कि पिछले जो हमारे 5 साल है उसमें कैसे सवाल पूछे गए। जैसे रिसेंटली ही 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डू द प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ स्टेट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। ये जो आप थ्योरीज पढ़ रहे हो, ये थ्योरीज आज की मॉडर्न स्टेट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं, सिंपल आपने ये बताना है। तो मतलब एक तरीके से एक कलेक्टिव सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 2, 2021 में सवाल पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट, हाउ डू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी डिफर इन देयर एनालिसिस ऑफ द स्टेट। सो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट बोल रहा है कि किस तरीके से इमर्जेंस हुआ है मॉडर्न स्टेट का, और जो पर्सपेक्टिव है ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी, और यू कैन से योर सेकंड थ्योरी दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वो किस तरीके से डिफर कर रहा है यहाँ पे। सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट अगर तुम देखोगे सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी आपने पढ़नी है, राइट। उसके बाद इसी सेक्शन में जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसी में 2019 के अंदर एक सवाल पूछा गया था। क्या पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको लग सकता है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द स्टेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गार्नर, जो कि बड़े फेमस मॉडर्न आपके पॉलिटिकल साइंस के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जो स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं बड़ी सिंपल भाषा में, खासतौर पे मॉडर्न स्टेट की जब हम बात करते हैं, is neither the handiwork of God nor the result of superior physical force nor the creation of resolution or convention nor a mere expansion of the family. The state is not mere artificial mechanical creation but an institution or natural growth of historical evolution. सो स्टेट के नेचर के बारे में वो बात कर रहे हैं, स्टेट के एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द होल थ्योरी गिवन बाय डॉक्टर गार्नर। सो इसलिए ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। 2018 का भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया, ध्यान से देखो। ब्रीफली एक्सप्लेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, डिस्कस द डिफरेंस, या फिर बोल सकते हो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय टू थ्योरीज इन एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। अभी गौर करना, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि 2018 में जो सवाल पूछा गया था सेम क्वेश्चन आपको 2021 में दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इज सेम, सेंस इज सेम, वही मार्क्सिस्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इट मींस यू मस्ट फोकस, यू शुड फोकस ऑन मार्क्सिस्ट एंड योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उनका डिफरेंस क्या है, क्योंकि पिछले 6 सालों का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, 2018 से 2024 तक के यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कम थे। सो 4 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसमें से 2 बार क्वेश्चन जो आया वो किसके ऊपर आया, मार्क्सिस्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और क्वेश्चन वाज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टेट क्या है और डिफरेंस क्या है इन दोनों के पर्सपेक्टिव में, वो आपने एक्सप्लेन करना है, राइट। सो दैट इज व्हाई
दिस पोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अगर आपने इसको तैयार नहीं किया है, दिस इज द राइट टाइम, आप इसको तैयार करो। अब सिलेबस में जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सिलेबस में जो तुम्हारे पास सेकंड पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे गए, लेकिन जो पार्ट थर्ड है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब सेक्शन जो आपका ए है, पार्ट ए जो है उसका तीसरा पार्ट जो है थर्ड वाला, उसके ऊपर क्वेश्चन है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। इसमें दो थ्योरीज हमारे पास सोवरेनिटी की दी गई हैं, वन इज द मोनिस्टिक थ्योरी, अदर इज द प्लूरलिस्टिक थ्योरी। सो क्वेश्चन क्या पूछे गए, गौर करो। 2024 में, 2023 में, 21 में या 20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लास्ट क्वेश्चन आया था 2019 में। सिंपल सवाल है, व्हाट इज सोवरेनिटी, डिस्कस द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एंड आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड अगेंस्ट इट बाय द प्लूरलिस्ट थ्योरी। सो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट सोवरेनिटी in the understanding in the perspective of pluralist theory, as simple as that. Number 2, what are the salient features of monistic theory of sovereignty? What are the ways in which pluralists redefine the sovereignty? It is the comparison, as per se, it is the comparison of monistic and pluralistic theory. 2018 में ये सवाल पूछा गया था। So मतलब ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक्स जो है एक ना तुम्हारे एक पेज के नोट्स होने चाहिए। प्लूरलिस्टिक जो है, मोनिस्टिक जो है, वो सोवरेनिटी के ऊपर क्या क्या स्टेप्स बता रहे हैं, क्या क्या फीचर्स उनकी थ्योरी के हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो आपने जरूर कवर करने हैं, कंपैरिजन क्या है, एक पेज की एक साइड पे ये आपके शॉर्ट नोट्स में खत्म होना चाहिए, जो कि पेपर में जाने से पहले एक बार जस्ट आप रिवाइज कर पाओ उस चीज को, है ना, इन केस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास पार्ट ए में है पेपर 1 में, दैट इज द की कंसेप्ट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें राइट्स, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड लॉ की बात की गई है। सो ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं, एक जगह पे कवर किए गए हैं, तो ऑटोमेटिकली इस एरिया से क्वेश्चन भी ज्यादा आए होंगे। जैसे 2024 में सवाल पूछा गया, What are the human rights? है क्या ये? Does the application of the third generation of rights poses a conflict between group and individual rights? So it is all about human rights. यहाँ पे मेंशन किया गया सीधे तौर पे, अगर तुम देखोगे कि राइट्स के बारे में आपने पढ़ना है। राइट्स के बारे में जब तुम पढ़ते हो, बेसिक कंसेप्ट्स के अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं और उसका जो एवोल्यूशन है, उसके जो इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। वही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसके बाद 2024 में एक और सवाल, 2024 में दो क्वेश्चन आए इस सेक्शन से। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, हाउ इज दिस डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी को आपने यहाँ पे बताना है। ये देखो आपके सिलेबस में सीधे तौर पे लिबर्टी के बारे में बताया गया है, 2024 का ये सवाल है। एक क्वेश्चन और 2024 में पूछा गया, ब्रीफली एक्सप्लेन्स रॉल्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो 2024 में पूछे गए हैं, ये जस्टिस के ऊपर हो गया, ये वाला लिबर्टी के ऊपर हो गया, ये वाला राइट्स के ऊपर हो गया। सो जस्टिस, लिबर्टी एंड राइट, इन तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन पूछा गया 2024 में पेपर 1 में। 2023 में अगर तुम देखो, इवेल्युएट द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव मॉडल्स ऑफ लिबर्टी। देख रहे हो ध्यान से, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज द सेम क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ on liberty. If social conditioning is included as a factor, which model of liberty will it belong? साथ में एक चीज और पूछ ली 2023 में कि अगर आप कंडीशनिंग ऐड करोगे, सोशल कंडीशनिंग ऐड करोगे, तो कौन से मॉडल को ये बिलोंग करेगा? Is it your positive liberty or you can say negative liberty, right? So ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये रिपीट है एक तरीके से। 2023 में भी लिबर्टी के ऊपर सेम क्वेश्चन है, 2024 में भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद 2023 में और देखो, थ्योरीज ऑफ इक्वालिटी अटेम्प्ट्स टू आंसर वन क्वेश्चन, दैट इज इक्वालिटी ऑफ व्हाट। दिस इज द क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। किस चीज की इक्वालिटी? यही तो वो क्वेश्चन है जिसको आंसर करने की कोशिश कर रही हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इक्वालिटी। वही आपने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि क्या आंसर कर रही हैं। यहाँ पे कुछ थ्योरीज के बारे में, कुछ स्कॉलर्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर क्या बोला है, इक्वालिटी है क्या। 2023 में एक और सवाल है, डिस्कस द थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड हाउ। वो अगेन ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन, अगर तुम अगेन गौर करोगे 2023 में भी ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन है, 2024 में भी ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन है। अगेन वो थ्री जनरेशन
ऑफ राइट्स का कंपैरिजन आप एक तरीके से लगा सकते हो, उनका जो रिलेशन है आपस में, है ना, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो इश्यूज है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2023 में भी है, 24 में भी है। लिबर्टी वाला भी सेम एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन 2024 में जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, 2023 में जो तीसरा क्वेश्चन है वो इक्वालिटी के ऊपर हो गया। मतलब लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो गया जो आपको सीधे तौर पे दिख रहा है। 2021 में देख लो, डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविल एंड पॉलिटिकल व्यूज ऑफ लिबर्टी। अगेन लिबर्टी के ऊपर 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। सो लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तुम स्किप कर ही नहीं सकते, पिछले 3 पेपर में लगातार सवाल है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। अगेन ह्यूमन राइट्स को तुम स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट बार बार इसके ऊपर सवाल आ रहा है, और पिछले लगातार जो 3 HAS के मेंस हुए हैं PSI और ऑप्शनल के, उसमें पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्कस। रॉल्स थ्योरी के ऊपर 2024 में भी सवाल था, 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब अगेन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिला कि भाई इसके ऊपर 2 बार सवाल पूछे गए। तो मतलब यहां से हमें एक जो एनालिसिस निकल के आता है वो ये आता है कि ह्यूमन राइट्स को स्किप मत करना, 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट को स्किप मत करना, लिबर्टी में पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी और उसके पर्सपेक्टिव को स्किप मत करना, आपके आंसर तैयार होने चाहिए। रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इसको स्किप मत करना, इसका आंसर आपके पास वेल प्रिपेयर्ड पहले से होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज योर पॉलिटिकल थ्योरीज। अब हमारे सिलेबस के पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है अबाउट पॉलिटिकल थ्योरीज, सेक्शन ए, पार्ट ए ऑफ पेपर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, फासिज्म है, मार्क्सिज्म है एंड अनार्किज्म है। तो ये कुछ हमारे पास थ्योरीज दी गई है। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो चाहे पिछले 5-6 सालों में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिले, बट स्टिल लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म आज का भी हॉट टॉपिक है, आप बोल सकते हो। ये जो वर्ल्ड में आपके आसपास आपको देखने को मिल रहा है, इट इज ऑल अबाउट लिबरलिज्म किस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, नियो लिबरलिज्म का क्या रोल है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में एक सवाल आया था, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फासिज्म एंड इट्स सोशल बेस, व्हाट आर द लिबरल एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ फासिज्म। सो मतलब फैसिज्म वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसके ऊपर अगर तुम देखोगे पिछले 6 सालों में एक बार सवाल पूछा गया है, और बाकी एनार्किज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, सोशलिज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, राइट। ये लिबरलिज्म मेजर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो इसको अगर स्किप किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम स्किप कर ही नहीं सकते, राइट। इसको याद रखना, ये तुम्हारा एनालिसिस तुम्हें बता रहा है कि भाई किसके ऊपर सवाल ज्यादातर पूछे गए, मैं नहीं बता रहा हूं, ये एनालिसिस आपको बता रहा है। नंबर 6 जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज अबाउट पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन है, 2024 में सवाल था, हाउ इज पावर एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट 2 डायमेंशंस ऑफ पावर। जो हम डायमेंशंस की बात करते हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ पावर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द 3rd डायमेंशन। सो डायमेंशंस ऑफ पावर, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड स्टैटिक क्वेश्चन। पावर के बारे में पढ़ोगे, 3 डायमेंशंस तो पढ़ोगे, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पावर, डिस्कस इन डिटेल द 3 डायमेंशन व्यू ऑफ पावर। 2023 में भी अगर तुम देखोगे 3 डायमेंशंस ऑफ पावर के ऊपर सवाल है, 2024 में भी 3 डायमेंशंस ऑफ पावर के ऊपर सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उसका चेंज कर दिया। पहले वाले में बोला है कि फर्स्ट 2 डायमेंशंस को 3rd डायमेंशन के साथ कंपैरिजन करना है एक तरीके से। दूसरे में पूछा है पब्लिक पावर, प्राइवेट पावर क्या है, और डिस्कस करना है 3 जनरेशन ऑफ पावर, 3 डायमेंशंस ऑफ पावर, सॉरी नॉट जनरेशन, डायमेंशंस। Then according to Gramsci, the hegemony is primarily based on the organization of consent. जब हम ग्रैमशी की बात करते हैं तो ये खास तौर पे जो ह्यूमनिस्टिक व्यू है मार्क्सिज्म का वो प्रेजेंट करता है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब ये हेजेमनी के ऊपर क्या बोल रहे हैं, तो हेजेमनी के ऊपर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हालांकि हेजेमनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक क्या है, पावर, और पावर के जो 3 डायमेंशंस है उसको ध्यान से पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो गया सेकंड पार्ट बी ऑफ पेपर 1। अब पार्ट बी जो है इट इज ऑल अबाउट इंडियन गवर्नमेंट।
It is about Indian constitution, Indian political system, issues of Indian political system, evolution of Indian political system, British colonial rule over India, their impact over the Indian political system, right? ये सिंपल से हमारे पास इस सिलेबस में दिया गया है। हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज द नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। क्या इंपैक्ट उनका रहा है और उनका नेचर क्या था उनके रूल का। अब देखो इसमें पिछले 5 सालों में अगर तुम देखोगे तो 2024 और 2021 में 2 सवाल पूछे गए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, मेरा ये मानना है इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मोस्ट बेसिक चीज है। आपके सिलेबस में भी लिखा है कि इंपैक्ट क्या है उनका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमें देके गए, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, ड्यू टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस है वो सारे उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। नंबर 2, डिफाइन कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। कॉलोनियलिज्म होता क्या है, एक तो ये एक्सप्लेन कर दो, इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है। अगर तुम देखोगे 2 सवाल आए हैं, दोनों में इंपैक्ट के ऊपर पूछा जा रहा है, सो इसको पढ़ लो। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसका आंसर तैयार करके रख लो अपना, राइट। अगर सवाल पूछा जाएगा सीधा सीधा तुम आंसर दे सकते हो वहां पे, है ना। तो यहां से ये टॉपिक हमारे पास बन जाता है। इसी के अंदर और भी कुछ सवाल पूछे गए 2020 में। देखो, examine the view that British rule brought about economic changes in India to serve the needs of the imperial economy led to the underdevelopment of the country। जो भी उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, उसकी वजह से क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलपमेंट में चली गई। मतलब हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, बट उनकी पॉलिसीज की वजह से ब्रिटिश इंपीरियल जो एस्पिरेशंस थी उनको आप बोल सकते हो फायदा हुआ है एक तरीके से, एज सिंपल एज दैट। अब उनका इंपैक्ट ही तो है ये, और क्या है। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। देन उसके बाद नंबर 2, 2020 में भी सवाल आया, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाउ डिड द इंडियन नेशनलिस्ट रिएक्ट अगेंस्ट इट, इवेल्युएट द रोल ऑफ दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने तो किताब भी लिखी थी इस चीज के ऊपर, इन एक्सपोजिंग द इवल्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इट इज मेजरली अराउंड दैट बुक, द थ्योरी गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। सो वो तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तभी मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न हिस्ट्री के साथ बहुत अलाइनमेंट है। इसको देखो जरा ध्यान से, कितना अलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सो उसको आपने किस तरीके से एक्सपोज किया, क्या उन्होंने बताया, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट। ये दादा भाई नौरोजी के नजरिए से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद 2019 में भी सवाल था, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द पीसेंट डिसकंटेंट under the British colonial rule in India, how did they impact the emergence and shaping of the Indian national movement। So जो peasantry है, जो farmers हैं, उनका क्या रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वाली चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे भी पढ़ते हो और पॉलिटिकल साइंस में भी उस चीज को हम पढ़ते हैं कि उनका रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 2 वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से डिस्कंटेंट जो है वो राइज हुआ, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स थी वो किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपैक्ट कर रही थी, फार्मर्स की इनकम को इंपैक्ट कर रही थी। सो मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो है ये इकोनॉमिक इंपैक्ट के ऊपर बेस्ड है, और पॉलिटिकल इंपैक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन मैंने पहले आपको दिखाए। इट मींस आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है पार्ट बी में, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंस 1885। 1885 से अभी तक हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट हैज बीन द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया। सिविल लिबर्टी मूवमेंट के बारे में आपने बताना है, जो सिविल लिबर्टीज की हमने ब्रिटिशर्स से डिमांड की है, आप बोल सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारी सिविल लिबर्टीज देखने को मिलेंगी, बेसिक सिविल लिबर्टीज, सो उसकी बात कर रहे हैं। Number 2, what have been the factors that have led to the politicization of caste in the contemporary times? What has been the impact on democratic politics in India? वैसे ये वाला सवाल ना एक हमारे पास और पॉइंट है लेटर ऑन, उसमें भी ऐड हो सकता है। यहाँ पे अगर आप इसको ऐड ना करो तो ज्यादा बेहतर होगा। एक लास्ट में है कास्ट का, रिलीजन का, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, तो वहां पे ये सवाल ज्यादा फिट होगा। वैसे इधर भी हो सकता है लेकिन वहां ज्यादा फिट होगा। ये वाला देखो, इसको आप छोड़ दो फिलहाल के लिए, ये मत मानो कि ये पूछा गया इस सेक्शन से। ये वाला देखो,
Developmental issues have overshadowed the influence of caste in electoral behavior in the recent elections. जो कास्ट का इंपैक्ट है वो किस तरीके से धीरे धीरे ओवरशैडो होता जा रहा है बाय डेवलपमेंट के इश्यूज। मतलब पहले होता था कि कास्ट के बेसिस के ऊपर लोगों को बेवकूफ बना के इलेक्शंस जीते जाते थे, वोट बैंक मेंटेन किया जाता था, लेकिन अभी क्या है, डेवलपमेंट के इश्यूज जो हैं, जो बात की जाती है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपने क्या प्रोवाइड की हैं, राइट, एजुकेशन को आपने कैसे बेहतर किया है, ऐसी चीजों के इश्यूज आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चेंज हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारे पास पार्ट है ऑफ पार्ट बी ऑफ पेपर 1, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को भी मैंने फर्दर कैटेगराइज कर दिया है और पॉइंट किस पॉइंट से कितने सवाल आए वो मैंने आपको बताया। जैसे पहला पॉइंट है एग्जीक्यूटिव एंड मेजरली एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं। एक ही सवाल आया है पिछले 5 सालों में, 2023 के अंदर। क्या सवाल था? बड़ा सिंपल है, स्टैटिक। What is presidential assertiveness discussed with reference to relationship between the president and prime minister? I think this is most easy, simple सवाल। रिलेशनशिप कैसा है और प्रेसिडेंट की असर्टिवनेस क्या होती है, ये आपने एक्सप्लेन करना है, सिंपल है ना। इसके बाद जो इस 3 वाला पॉइंट जो है, उसमें जो बी एंड सी है, फर्दर उसके जो सब पार्ट्स हैं उसको देखो जरा ध्यान से। सिलेबस क्या है? लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में है, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिसमें इंटरेक्शन अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, मतलब केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का जो आपसी रिश्ता है उसके बारे में है, स्टेट सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में है, एंड यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में। इसके ऊपर सवाल देखो कैसे पूछे गए हैं। What is the difference between judicial review and judicial activism? Discuss the judicial review power of Supreme Court of India by citing examples. अब गौर करना, ये ऐसा टॉपिक है जो कि तुम जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए भी पढ़ते हो, बट यहाँ पे आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको सुटेबल जजमेंट्स के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, सुटेबल केसेस के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, जो कि अगर आप जीएस में नहीं भी करते हो तो चल जाता है, राइट। यहां पे आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, तो वो किस तरीके से आपने करना है। देखो ये जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी के, है ना। फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डेलिब्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में सवाल है, लेकिन मेजर फोकस है इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके से प्रमोट कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, किस तरीके से डेलिब्रेशन को प्रमोट कर रहा है। You must highlight the problems, जहां पे डेलिब्रेशन की कमी है आप बोल सकते हो। देन अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, देन पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर। वो अकाउंटेबिलिटी किस लेवल की है, वो आपको कुछ रिसेंट एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करनी पड़ेंगी। फिर जाके ये जो आपका आंसर है ये जर्नल स्टडीज के जीएस पेपर 2 से अलग देखेगा और आपको ऑप्शनल का आंसर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीएसआईआर में मोस्टली जो सिलेबस है वो अलाइन करता है विद जीएस का सिलेबस, राइट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का कि ये भी कंफ्यूजन होता है कि जीएस के आंसर्स और पीएसआईआर के आंसर्स को डिफरेंशिएट कैसे करें, तो वो भी हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, स्टेट ऑफ फेडरल पॉलिटी टुडे। सो फेडरलिज्म के ऊपर, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। डिफाइन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बहुत बेसिक है। टू व्हाट एक्सटेंट फेडरलिज्म as a device has been successful in the accommodating diverse groups and interest in India। अब देखो ये 2024 का क्वेश्चन है और आपने देखा होगा जब से ये नीति आयोग बना है तब से तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर सरकार बहुत बात कर रही है। मतलब जब से नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, प्लानिंग के अंदर स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया गया आप बोल सकते हो, तो तब से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिलता है, राइट। उससे पहले भी होता था लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलता है, सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज गुड और बैड, किस एक्सटेंट तक अच्छा है, किस एक्सटेंट पे जाके बैड हो जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन इन डिटेल्स होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, वेयर वुड यू प्लेस इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाई। एक तरीके से एनालिसिस है इंडियन फेडरलिज्म का। Is it your holding together और coming together और both, और किस रेशो में है आपने ये बताना है with suitable examples। So दोनों सवाल फेडरलिज्म के ऊपर 2024 में सवाल आया, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा पार्ट जो है सबसेक्शन है सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स। यहां पे देखो जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करोगे तो उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से बताओगे, वो ह्यूमन राइट्स राइट्स के पर्सपेक्टिव पे है ना, क्योंकि उसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये इंडियन पर्सपेक्टिव से ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा पूछा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। मोस्ट सिंपल, अब ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो सो यू मस्ट नो अबाउट द रोल जो एक ब्यूरोक्रेट बोल सकते हो प्ले कर सकता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए, फिर ही आप बता पाओगे कि एक ब्यूरोक्रेट क्या कर सकता है। और एक चीज हमेशा गौर करना, जब भी आप ऑप्शनल की बात करोगे ना तो आपका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। जीएस में चाहे मैटर करे ना करे, लेकिन ऑप्शनल में जरूर मैटर करता है। तो यहाँ पे एक वो चीज होती है कि जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल दो कि उससे नंबर नहीं मिलता है, फिर तभी आपको देखने को मिलता है कि पीएसआईआर में अगर आप इस लेवल की तैयारी नहीं करते हो तो उतने मार्क्स आप फैच नहीं कर पाते। प्रॉपर तैयारी करनी जरूरी है, पीएसआईआर को समझना जरूरी है, फिर ही अच्छे मार्क्स आप फैच कर पाओगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिविल एंड ह्यूमन राइट्स? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट एंड सिविल राइट्स मूवमेंट इन इंडिया। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है ये वाले सेक्शन से, क्योंकि मैंने बोला सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट वाला जो ये इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाले पार्ट में लिखा हुआ है, सो वहां पे हमेशा इसको इंडिया की जो राइट्स मूवमेंट है, सिविल राइट्स मूवमेंट है, उसके साथ रिलेट करके ही सवाल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अमेंडिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोमेटिकली अगर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को एक पॉइंट में एक सब सेक्शन में रख रहे हैं तो उनका कंपैरिजन के ऊपर सवाल जरूर होना चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए कंपैरिजन, है ना, बड़ा बेसिक है। What is the amendment procedure of Constitution of India? Write about the significance of constitutional amendments with special reference to right to property। अब ध्यान दो, वो जो पहला पार्ट है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, दैट इज योर GS2 का पार्ट, लेकिन जो सेकंड पार्ट है दैट इज PSIR, दैट इज PSIR। वहां पे बोले कि अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, खास तौर पे स्पेशल रेफरेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो अमेंडमेंट हुआ है आपका 44th अमेंडमेंट, राइट, सो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। Then discuss the relationship between the directive principles and fundamental rights. Do you think there is an inherent tension in the constitutional provisions enshrined in part 3rd and part 4 of the constitution, or do they complement each other? Give arguments. So this is all about the relationship, है ना, the sweet and sour relationship between the fundamental rights and DPSPs। वो important cases, वो important articles, सुप्रीम कोर्ट की judgments, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। टू व्हाट एक्सटेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रेलेवेंट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। Number 1, relationship with the fundamental right. Number 2, the relevance of DPSPs in the globalization. So you must know about the articles of DPSPs and you must know about the significance of the provisions mentioned there, है ना, और खास तौर पे ये जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है उसमें। सो मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको GS2 में नहीं देखने को मिलेंगे। सिलेबस आपका सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कंप्लीटली अलग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आइडियोलॉजी, सोशल बेस एंड पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। ये हमारे नेक्स्ट सब सेक्शंस है जो तीसरे वाला पॉइंट दिया हुआ था। अब इसमें देखो कई सवाल पूछे गए, सो ये इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द आइडियोलॉजी एंड सोशल बेस ऑफ आम आदमी पार्टी? ऑटोमेटिकली करंट बेस्ड डायनेमिक क्वेश्चन है। एनालाइज इट्स परफॉर्मेंस विद रेफरेंस टू लास्ट 2 लोकसभा इलेक्शंस। सो जो नई पार्टीज खड़ी होती हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कैसे एक सोशल बेस क्रिएट कर पा रही हैं, एक प्रेजेंस क्रिएट कर पा रही हैं बहुत ही कम समय में, जो कि आम आदमी पार्टी ने किया है। सो आपको वो एक पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना पड़ेगा, वही आपसे वो पूछ रहे हैं। Then what are the reasons for the gradual rise of regional parties in India? What has been its impact on Indian politics and the state level? देखो इसमें हम कुछ रिसेंट एग्जांपल्स जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो क्वेश्चन है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज का राइज, रीजनलिज्म का एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर देखा जाए
तो ये स्टैटिक पोर्शन है। इसका सवाल का जो आंसर है वो आप पहले से आप तैयार करके रख सकते हो, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इंपैक्ट है। जैसे ये कल परसों की बात है, प्राइम मिनिस्टर वाज इन घाना एंड प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे यहाँ पे 2500 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 20 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज हमारी स्टेट्स को रूल कर रही हैं। 22 हमारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये इतनी सारी जो पार्टीज हमारे पास है, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर सेड इट इज मोर देन 2500। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 2600 से भी ज्यादा है हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर अनरजिस्टर्ड। जो मेजर है वो कुछ 20 की पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी और नेशनल लेवल पे 6 पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। सो ये आपको पता होना चाहिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अगेन हाईलाइट हो गया है। सो यू मस्ट रीड अबाउट दिस रीजनल पार्टीज। देन एनालाइज द फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन द राइज ऑफ स्टेट पार्टीज इन कंटेम्पररी इंडिया। अगेन सेम क्वेश्चन है, स्टेट पार्टीज कौन सी हैं? ये रीजनल पार्टीज ही हैं खास तौर पे। Then in India, pressure groups play a significant role in influencing the public policies. Discuss the contribution of Indian business groups and associations in making the public policies. ये एक ऐसा एरिया है जो कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। आप बोल सकते हो कि पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है उसमें जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो इश्यूज के ऊपर एक्चुअली ये सवाल। What is the theoretical framework enables us to best understand the major shift in the Indian party system? Elaborate. So इसमें आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो from the beginning, from the implementation of constitution to present, कि किस तरीके से वो शिफ्ट आपको देखने को मिला है। वो कांग्रेस एरा से कैसे आप बाहर निकले, जनता पार्टी के एरा में आप आए हैं, राइट। देन उसके बाद क्या फ्लक्चुएशंस बीच में हुई हैं कुछ 2-3 डेकेड्स के लिए। देन अगेन अभी आपको जो देखने को मिल रहा है, सो यू कैन कंपेयर दैट कि कैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो समय के साथ चेंज हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सब सेक्शन है दैट इज रोल ऑफ द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसको ध्यान से देखो। इंडियन पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड रीजनल मूवमेंट, ये हमारा सिलेबस है। क्वेश्चन देखो क्या पूछे गए, व्हाट हैव बीन द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन द कंटेम्परेरी टाइम्स, व्हाट हैज बीन इट्स इंपैक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो पहले मैंने आपको बोला था कि वहां मत उसको रखना, यहां रख लेना। सो दैट इज वाई यहां पे ये ज्यादा रिलेट करता है, आप बोल सकते हो, एज कंपेयर टू वो पहले वाला पॉइंट। Then developmental issues have overshadowed the influence of caste। ये पॉइंट भी हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया, ये भी यहाँ पे ज्यादा फिट होता है। सो मतलब किस तरीके से कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स है और कैसे धीरे धीरे वो कास्ट के बेसिस के ऊपर जो वोट गेन करते थे वो फेड होता जा रहा है और लोग अवेयर होते जा रहे हैं अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, अबाउट देयर कैंपेन्स, अबाउट देयर मेमोरेंडम्स, आप बोल सकते हो, जो वो करना चाह रहे हैं। सो उसके ऊपर ये एक तरीके से ये अवेकनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसको आप बोल सकते हो। सो दिस इज अबाउट द पेपर 1 ऑफ HAS मेंस, स्पेशली योर PSIR ऑप्शनल। सो यहां से हमें यह पता चला कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। ऐसा एनालिसिस आपको पेपर 2 का भी देखना चाहिए, सो जो कि इसके बाद वीडियो अपलोड होगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो मैसेज पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख के, जैसे इस वीडियो में आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थीम्स लिखी होंगी आई थिंक अपने नोटबुक के ऊपर, सो वो आप नेक्स्ट वीडियो में भी कर सको, राइट। जाते जाते एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, निम्बस एकेडमी चंडीगढ़ के द्वारा PSIR ऑप्शनल फॉर HAS 2025 मेंस लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर आपके पास टोटल 12 टेस्ट जो है वो रहने वाले हैं, जिसमें 4 हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट है, 2 पेपर 1 के, 2 पेपर 2 के, और 8 हमारे पास क्या है, सेक्शनल टेस्ट है। हमारे पास टोटल 4 सेक्शंस बनते हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं, पार्ट A, पार्ट B ऑफ पेपर 1, पार्ट A, पार्ट B ऑफ पेपर 2। उन सबके 2-2 टेस्ट हमारे पास होंगे। दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे ये नंबर्स जो हैं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, राइट। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुई होगी, आपको काफी फायदा इससे मिला होगा, क्योंकि इन क्लासेस का, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का मेजर जो पर्पस है दैट इज कि जो स्टूडेंट इस बार PSIR के साथ मेंस को लिखने जा रहे हैं वो अच्छे नंबर्स गेन कर सके और कोई भी गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं होनी चाहिए।
हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं, बहुत अच्छे से आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर पिछले 5-6 महीने से आपने ऑप्शनल छोड़ भी रखा था, स्टिल आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, स्कोर अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, जो कि बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।